Welcome back in your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. Students, today we are going to start our 11th class book is Hornbill and chapter name is Landscape of the Shore. So this is our fourth chapter. थर्ड चैप्टर तक जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 11th क्लास के लिए, और आज हम जो है फोर्थ चैप्टर की समरी करने जा रहे हैं. लाइन वाइज समरी करेंगे. लैंडस्केप ऑफ द सोल, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इट इज़. एंड सबसे फर्स्ट जो है निथाली जी क्या इसमें शो कर रहे हैं, किस तरीके से वो जो है आर्टिस्ट का वर्क बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है पुराने टाइम में जो आर्टिस्ट होते थे वो इतनी वंडरफुल आर्ट बनाते थे, इतनी सुंदर ड्राइंग बनाते थे कि वो रियलिस्टिक लगती थी बिल्कुल. मतलब उनको देख के आपको ये पता ही नहीं चल पाता था कि ये रियल है या इमेजनरी है या ड्राइंग बनाई हुई है, किस तरीके से है. तो उनसे रिलेटेड कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं आर्ट से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर रीड करेंगे. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज समरी ऑफ चैप्टर 4. एंड जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो आपको अच्छी लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, तो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा. इसको अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए. और अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है या कोई भी प्रॉब्लम आते हैं या कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी लगती है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम जो है अपनी जो भी कमियां हैं उनको दूर कर सके. चलिए स्टार्ट करते हैं. अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज़ टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी. तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमारे जो एक पेंटर आए हैं वू दाओजी, ये चाइनीज़ पेंटर हैं. तो इनकी एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है, वंडरफुल टेल है इनके बारे में. हु लिव्ड इन द 8th century. 8th century की स्टोरी है ये, समझ गए होंगे आप. हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्पर जुआनजोंग. देखिए नाम भी इनके थोड़े से ना चाइनीज़ लोगों के ऐसे ही होते थे. तो एक एम्पर थे ये चाइनीज़, जुआनजोंग. उन्होंने जो है इनका ये जो वू दाओजी हैं हमारे जो आर्टिस्ट हैं, इनका लास्ट इनकी पेंटिंग थी ये. लास्ट पेंटिंग क्यों कहा है, क्योंकि इसके बाद जो है वो गायब हो गए थे, वो अपनी पेंटिंग में गायब हो गए थे. तो लैंडस्केप इन्होंने बनाया था, बहुत ही सुंदर लैंडस्केप होता है. एक नेचुरल सीन, एक ज़मीन का सीन बोल सकते हैं आप, जिसमें पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, और जो लैंड का एरिया है वो इतना सुंदर तरीके से दिखाया जाता है कि वो आपको रियल नेचुरल लगता है. तो इन्होंने जो है इनके जो सम्राट थे जुआनजोंग, उनके लिए ये पेंटिंग बनाई थी टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल. यानी उनका जो महल था उसकी दीवार को सजाने के लिए बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई थी. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट. अब मास्टर जो थे, मास्टर कौन है यहाँ पर मतलब जो पेंटर हैं, उन्होंने जो है इसको डेकोरेट, महल की दीवार को डेकोरेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने काम को एक स्क्रीन के पीछे छिपा दिया, ताकि जो है सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ महाराज जो हैं इस पेंटिंग को देखें सबसे पहले. फॉर अ लॉन्ग वाइल, और काफ़ी लंबे समय तक जो एम्पर थे एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, वो हमेशा तारीफ करते थे इतनी सुंदर पेंटिंग की. डिस्कवरी फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, जो जो उसने बनाई हुई थी उस पेंटिंग में, देखिए क्या क्या बनाया था. जंगल बनाए थे, हाई माउंटेन्स बनाए थे, वाटरफॉल बनाए हुए थे, क्लाउड्स बनाए हुए थे, फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई. इमेंस मतलब जिसका कोई एंड नहीं होता, ऐसे स्काई के अंदर इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई हुई थी उन्होंने. बड़े बड़े पहाड़ थे, पहाड़ों के बीच से जो है बर्ड्स बनाए हुए थे, ह्यूमन बीइंग बनाया हुआ था उसके के अंदर. तो मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट, लुक सैड सेड द पेंटर. अब पेंटर जो थे, कौन थे हमारे पेंटर, यस वू दाओजी, जो कि एक बहुत ही फेमस पेंटर रहे हैं अपने समय के. तो वू दाओजी जो थे उन्होंने अपने महाराज को कहा, जो वो अपनी पेंटिंग को दिखा रहे थे, कि देखिए आप इतनी सुंदर पेंटिंग है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए. यहाँ पर है एक स्पिरिट रहती है, एक सोल रहती है. द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट, यानी पहाड़ की जो नीचे जगह है
वहाँ पर एक आत्मा रहती है। ये किसने का कहना था? ये पेंटर का कहना था जिसने वो पेंटिंग बनाई थी। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड। अब पेंटर जैसे ही ऐसे क्लैप करता है अपने हैंड से, तो एकदम से क्या हुआ, जो एंटर करने का जो रास्ता था, केव का जो रास्ता था, केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, एंट्रेंस टू द केव ओपन, तो उसका जो एंटर गेट था वो एकदम से ओपन हो जाता। पुराने टाइम में ऐसे स्टोरीज आपने सुनी भी होंगी ना, टीवी सीरियल्स वगैरह में, कि उस टाइम पे कुछ भी ऐसा मूव करते थे या क्लैप करते थे तो वो दरवाज़ा खुल जाता था। तो ऐसे ही पेंटर ने जब जैसे ही क्लैप किया तो वो उस गुफा का, जो उसने पेंटिंग में गुफा बनाई हुई थी, उसका दरवाज़ा ओपन हो जाता है। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। अब देखिए, द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। मतलब उसके अंदर का दृश्य इतना सुंदर था कि उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल था, उसको एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। महाराज, मैं आपको जो है अंदर का रास्ता दिखाता हूँ, अंदर का रास्ता मुझे दिखाने दीजिए। द पेंटर एंटर द केव। वो एंटर करता है केव में, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। लेकिन जैसे ही वो उसने उस गुफा में एंटर किया तो जो एंट्रेंस ओपन हुआ था वो एकदम से क्लोज हो जाता है। सॉरी। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्पर कुड मूव और अटर अ वर्ड। और इससे पहले कि जो एम्पर था वो इतना हैरान हो जाता है, ये क्या हुआ, मतलब एक पेंटर अंदर चला गया पेंटिंग के और वो वैनिश हो जाता है, एकदम से गायब हो जाता है। मतलब पेंटिंग के अंदर जाने से वो जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। तो अटर वर्ड का मतलब कि एक वर्ड उनके मुंह से नहीं निकलता है। पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल। वो दीवार से ही पेंटिंग गायब हो जाती है। नोट अ ट्रेस ऑफ वुड आउट ब्रश वॉज लेफ्ट। मतलब उनका कोई नामो निशान वहाँ पर नहीं बचा था, किनका? पेंटर वू दाऊ जी का। द पेंटिंग हैड वैनिस्ड एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन द वर्ल्ड। और वो जो आर्टिस्ट, वू दाऊ जी जो आर्टिस्ट थे, वो उस दिन के बाद कभी भी इस दुनिया में दिखाई नहीं दिए। तो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी, ये शॉर्ट टेल थी। तो ऐसे ऐसे काफ़ी स्टोरीज इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। जो चाइना की क्लासिकल एजुकेशन है उसमें इस तरीके की कहानियाँ आपको ज़रूर सुनने को या देखने को मिलेंगी। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआन जिंग आर फुल ऑफ दैम। ये जो आर्टिस्ट बताए हैं इनकी स्टोरीज बुक्स हैं, उन बुक्स में ऐसे ऐसे स्टोरीज काफ़ी मिलेंगे आपको। दे हैड द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। डिसिपल होता है शिष्य, कि वो जो है उनके डिसिपल, उनके जो भी शिष्य होते थे उनकी हेल्प करते थे सही रास्ते पे चलने के लिए, सही डायरेक्शन में जाने के लिए। Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है एक और। तो कहते हैं कि पहले तो ये, वैसे तो ये कहानियाँ नहीं हैं, ये ऐसी स्पिरिट को शो करती है, ऐसी आत्मा को दर्शाती हैं जिन्होंने जो है मतलब डिफरेंट टाइप के आर्ट को का जो थॉट है वो रिप्रेजेंट किया है। एक और दूसरी फेमस स्टोरी है एक आर्टिस्ट के बारे में। उस आर्टिस्ट ने जो है उसने एक ड्रैगन की आंख बना दी थी, एक ड्रैगन की आंख बनाई थी, और उसे वो डर था कि वो कहीं बाहर निकल के उड़ ना जाए। वो ड्रैगन जो है, जो उसने आंख बनाई थी, उसको मतलब इतनी रियल लगा था वो कि कहीं ये बाहर निकल के उस पेंटिंग से उड़ ना जाए। और मेरे देश फ्लैंडर में एक कहानी है फेमस जो मुझे सबसे ज़्यादा जो है रिप्रेजेंट करती है वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में। इन 15th सेंचुरी, अब ये है 15th सेंचुरी की स्टोरी बता रहे हैं। एंटवर्प, अ मास्टर ब्लैक स्मिथ। एंटवर्प कौन था? एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था। कोल्ड क्वेंटन मैस्टिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। अब देखिए वो तो क्या था, एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लोहार।
वो लोहार था लेकिन उसको जो है एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है। और क्विंटन मैट्सिस जो है वो पेंटर थे, उनकी बेटी से वो कहीं ना कहीं प्यार करने लग जाते हैं। और जब फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, अब वो बहुत ही फेमस पेंटर थे तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी बेटी की शादी जो है एक लोहार से हो, एक ब्लैक स्मिथ से हो। सो क्वेंटन स्पीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, इसलिए एक बार क्या करता है क्वेंटन जो ब्लैक स्मिथ था वो चुपचाप उनके स्टूडियो में आता है, पेंटर स्टूडियो में, और वहाँ आके उनकी एक पेंटिंग थी उस पर एक फ्लाई बना देता है, एक मक्खी बना देता है। हिज लेटेस्ट पैनल विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे फ्रॉम ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। वो इतना सुंदर एक मक्खी का चित्र बनाता है उसमें, उस पेंटिंग में, मतलब वो ऐसा लगता था कि जैसे रियल है, रियल मक्खी है। तो जो पेंटर थे हमारे क्वेंटन मैट्सिस, उन्होंने जो है इस मक्खी को उड़ाने की बहुत बार कोशिश की। उन्हें लगा कि कोई मक्खी आकर बैठ गई है, तो इतनी बार कोशिश की क्वेंटन को जो है उसके स्टूडियो में जो ये ब्लैक स्मिथ थे एंटवर्प को वो अपने स्टूडियो में शामिल कर लेता है, अपने स्टूडेंट के रूप में, अपने शिष्य के रूप में, क्योंकि वो जो है उनके सिर्फ एक मक्खी के फ्लाई के चित्र से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे कि ये जो है मेरे शिष्य बनने लायक है। Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. उसके बाद क्वेंटन ने जो है बहुत जल्दी जो है अपने जो उसकी लवर थी, जो उनके क्वेंटन की बेटी थी, उससे वो मैरिज भी कर लेता है और वो अपने टाइम के बहुत ही फेमस पेंटर भी बने। यस, दीज टू स्टोरीज, ये छोटी छोटी दो कहानियां हैं, इलस्ट्रेट करती हैं यानी एग्जाम्पल शो कर रही हैं व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि आर्ट की अलग अलग जो फॉर्म है वो कहाँ पहुँचती है, किस लेवल तक पहुँचा देती है एक पेंटर को। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द सेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, यानी यूरोप में जो है इमेजिनरी जो काल्पनिक चीज़ें हैं और रियल जो चीज़ें हैं उनमें किस तरीके से जो है उनकी समानता है, और एशिया में जो उनके इनर लाइफ है या स्पिरिट है उनमें क्या डिफरेंसेस है, ये सब शो कर रही है दोनों हमारी शॉर्ट स्टोरीज। उसके बाद आता है इन द चाइनीज स्टोरी। चाइनीज स्टोरीज है द एम्परर कमीशन अ पेंटिंग एंड अप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। अब जो चाइनीज स्टोरीज हैं उनमें क्या है, जो एम्परर होते हैं वो पेंटिंग बनवाते हैं चाइनीज स्टोरीज में, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। जो एम्परर होते हैं वो सिर्फ बाहर से जैसी पेंटिंग दिखाई दे रही है उसकी तारीफ करते हैं, जबकि जो आर्टिस्ट है वो अंदर से उसके इनर क्या मैसेज शो कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ उसके जो है रिवील करते हैं वो ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, यानी अपने वर्क का, अपने आर्ट को ट्रू मीनिंग शो कर रहे हैं, वो कुछ उसका रियल मीनिंग अंदर से उसका मीनिंग शो करते हैं। ये दोनों स्टोरीज यही जो है दर्शाती हैं। एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन। देखिए महाराज या सम्राट क्या करते थे, वो उस एरिया पर रूल करते थे जिस पर उन्होंने कॉन्कर की थी, जिस पर वो विजय हासिल करते थे, है ना। लेकिन एक कलाकार, एक आर्टिस्ट क्या करता है, वो अंदर के रास्ते को जानता है, वो ये देखता है किस तरीके से हम जो है इनर ब्यूटी तक या फिर हम अंदर से लोगों को किस तरीके से जीत सकते हैं। महाराज जो है वो या सम्राट जो होते थे वो बाहर से यानी बाहरी शक्ति का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आर्टिस्ट जो हैं वो अंदरूनी शक्ति को जीतते थे। लेट मी शो द वे द डाउ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पैथ और द मैथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ यूनिवर्स। अब देखिए, जाओ मुझे रास्ता दिखाने की आज्ञा दो, लेट मी शो द वे एंड डाउ, जाओ मुझे रास्ता दिखाने की आज्ञा दो। इस शब्द का अर्थ जो है, इसका मीनिंग जो है, इस पैथ, इस मेथड का जो मीनिंग है, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, वो जो है इस यूनिवर्स को रास्ता और तरीका
किस तरीके से बताया जाता है, दिखाया जाता है, वो बताया जाता है पेंटिंग के थ्रू। पेंटिंग इज गोन, पेंटिंग गायब हो जाती है, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। लेकिन आर्टिस्ट जो है, पेंटर जो है, वो अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बिना किसी मटेरियल थिंग्स के। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज़ नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। यानी क्लासिकल जो चाइनीज़ लैंडस्केप है, जो ज़मीन से रिलेटेड जो आर्टिस्ट होते थे, क्लासिकल होते थे, इज़ नॉट मीन्ट, उनका ये मतलब नहीं है, वो जो है एक्चुअल व्यू, जो रियल जो दृश्य है उसको प्रोड्यूस करने में अपना मतलब नहीं समझते थे, जैसा कि एक वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में दिखाया जाता है। वेयर एज, जबकि द यूरोपियन पेंटर, जो यूरोपियन पेंटर होते हैं, वांट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट। जबकि यूरोपियन जो पेंटर होते हैं वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसकी आँख उधार ले और किसी स्पेशल जो लैंडस्केप है, स्पेशल दृश्य है, उसको बिल्कुल उसी प्रकार से देखे जैसे कि उसे इसने देखा था। लेकिन चाइनीज आर्टिस्ट जो हैं वो कुछ अलग ही विचार, अलग ही थिंकिंग को, अलग ही जो है व्यू पॉइंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन। उनकी जो लैंडस्केप होती थी, उनका जो दृश्य होता था वो रियल नहीं होता था। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर बिंदु से या एक सेंटर से एंटर कर सकते हैं उसके अंदर। देन ट्रैवल इन इट, फिर उसमें ट्रैवल भी कर सकते हैं। आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पैथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। आर्टिस्ट क्या करते हैं, चाइनीज आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो आपको एक रास्ता बताते हैं जिससे आप पेंटिंग के अंदर जाने के बाद कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पर भी। इन लेजरली मूवमेंट, देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट, जिससे आप जो है वापस उस आराम से जो है अपनी ही एक डायरेक्शन में वापस लेकर आ सकते हैं उसको। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल फॉर्म में ये बिल्कुल सही है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग दैन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर एड्स a dimension of time which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewer who decide at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental. Yes, ये जो है आपको बताते हैं कि आराम से जो है आप पेंटिंग के अंदर मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और ये अगर बात करें किसी एक लिपटे हुए कागज़ के रूप में, तो वो बिल्कुल सच है। उसमें आप जो है जब आप खोलते हैं उसको, तो उसके एक पेंटिंग के एक भाग के खोलने का जो कार्य होता है, फिर उसे लपेट कर दूसरे भाग में जाने का, ये आसानी से जो है आप जोड़ सकते हैं। जो पेंटिंग से अनजान है, बिल्कुल पेंटिंग को नहीं समझता है, इसमें देखने वाले जो भी मतलब जो भी आर्टिस्ट होते हैं या जो भी पर्सन होते हैं जो इस तरह की पेंटिंग्स को देखते हैं, वो इसमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल जो है उसको पावर चाहिए उसको समझने के लिए। तो जितने भी चाइनीज़ आर्टिस्ट हैं वे नहीं चाहते कि आप किसी और की आइज़ को जो है बोरो करें, उधार ले। वो चाहते कि आप इनमें अपने मन के रास्ते से, अपने मन के द्वार से इनके अंदर एंटर करें। भूदृश्य जो होते हैं यानी लैंडस्केप जो होते हैं वो आंतरिक होते हैं और आपको जो है एक स्पिरिचुअल और कंसेप्चुअल स्पेस देता है। स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, और कंसेप्चुअल यानी विचारों से आपको स्थान प्राप्त करता है, यानी आपके विचार और आत्मा उसको डीप मीनिंग देते हैं। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुए। ये जो कंसेप्ट है ये सेंसुए के रूप में भी प्रयोग किया गया है। लिटरेरी माउंटेन वाटर, जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर यानी पहाड़ों के का जो पानी होता है झरने के रूप में जो आता है। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जो कि मिलकर जो है एक लैंडस्केप का
जो रिप्रेजेंट करता है लैंडस्केप को। मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक इमेज के 2 एलिमेंट हैं। दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, जो 2 अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, यानी नॉर्थ साउथ का जैसे पोल होता है, तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं, रिफ्लेक्टिंग द डाउस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स। दाओ जी का जो यस, दाव विचार जिनके थे, जो इस संसार में जो दाव विचारधारा को जो अपनाते रहे हैं, उन लोगों का ऐसा मानना है द माउंटेन इज यंग, कि माउंटेन जो है वो यंग है, यांग माउंटेन का नाम है, रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन, जिसको हम वर्टिकली जो है हम हेवन की तरफ, स्वर्ग की तरफ बढ़ते हैं। वार्म एंड ड्राई इन द सन, जो कि वार्म है, गर्म हिस्सा होता है, और सन की तरफ जाते जाते वो ड्राई हो जाता है। वाइल द वाटर इज यीन, जबकि पानी वाला हिस्सा जो है वो यीन कहलाता है। हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो हॉरिजेंटल फॉर्म में है और अर्थ की तरफ रेस्ट करता हुआ दिखाई देगा आपको। फ्लूइड, मोस्ट और कूल है। द इंट्रैक्शन ऑफ यीन, इंट्रैक्शन ऑफ यीन, द रिसेप्टिव फेमिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, यानी इनको जो है फेमिनिन और मैस्कुलिन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। यीन को जो है फेमिन पार्ट माना गया है यूनिवर्सल एनर्जी का, और उसका जो काउंटर पार्ट है यांग, उसको मैस्कुलिन फॉर्म माना गया है। ये दाओइज्म के फंडामेंटल नोशन है। एंड व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, और इन के लिए जो तीसरा तीसरा जो मेन एलिमेंट है, द मिडल वॉइड वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योजिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, इसको जो है योजिक प्रैक्टिस प्राणायाम के द्वारा ही आप समझ सकते हैं। प्राणायाम का सबको पता ही है। यस, प्राणायाम में हम क्या करते हैं, प्राणायाम करते समय सबसे मेन जो पार्ट होता है, सबसे मेन जो एलिमेंट होता है वो कब होता है? ब्रीथ इन, जब आप सांस अंदर लेते हैं, और ब्रीथ आउट का सस्पेंशन होता है। तो इन दोनों के बीच में जो मेडिटेशन पार्ट है वो कब होगा? जब आप सांस को अंदर, ब्रीथ को अंदर रोक के रखते हैं, सांसें लंबी खींची, फिर उससे लंबे टाइम में आप उसको ब्रीथ आउट कर रहे हैं, लेकिन रोक के रखना, दैट इज़ द मेन पार्ट। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, उसके बगैर कोई भी काम नहीं होगा। हैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, और इसीलिए जो है जो अनपेंटेड स्पेस है चाइनीज लैंडस्केप का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, यही वो जगह है जहाँ पर मनुष्य को जो है अपना फंडामेंटल रोल समझ आता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, ये जो जगह है वो हेवन और अर्थ यानी स्वर्ग और अर्थ के बीच की जगह है। ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के जो दोनों पोल हैं, उन दोनों के बीच में जो है ह्यूमन बीइंग की जो पोजीशन है, जो जगह है, वो उसको समझ आती है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, कि उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और oppressed by the lofty peaks. He is in फ्रांसिस चुएंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, ये जो है फ्रांसिस चुएंग की एक स्पेशल एक्सप्रेशन था, द आई ऑफ द लैंडस्केप के नाम से फेमस थी उनकी, द आई ऑफ द लैंडस्केप के नाम से बहुत ही फेमस पेंटिंग थी। ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया था, लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग, स्लाइटली एडिटेड, कुछ एडिट किया हुआ एक्सेप्ट है। अब नीचे जो है एक आर्टिकल गिवन है यहाँ पर, यस, दिस इज़ गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। ये क्या है जी? ये बृंदा सुरे एक रिपोर्टर हैं, और इनकी रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स में, एक आर्टिकल आया था 28 अगस्त 2005 को। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। फ्रेंच पेंटर, ये फ्रेंच पेंटर की बात है, जीन डुफेट मूडेट,
मुटर्ड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट, जो उन्होंने बताया कि जो आर्ट का कंसेप्ट है ब्रूट इन द 1940s, वो कब आया 1940s में। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उस समय पे जो अनट्रेंड व्यक्ति होते थे, अनट्रेंड जो आर्टिस्ट होते थे, बहुत कम लोग उसमें जो है इंटरेस्ट लेते थे उनके आर्ट में। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग, यानी शुरुआत में उसको कोई भी नहीं जानता। वेल्ड वैसे पर्दे के अंदर रखना होता है कि शुरुआत में इसको कोई भी नहीं जानता था आउटसाइडर आर्ट को। तो आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट। धीरे धीरे जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट इंटरेस्ट होने लगा लोगों का इसमें, मतलब लोग जो हैं धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लग गए थे इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में कंटेम्प्रेरी आर्ट के रूप में। दिस जनरल होता है एक आर्ट का तरीका ही होता है, आर्ट का ढंग है। दिस जनर इज डिस्क्राइब्ड एज आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। क्योंकि वो आर्टिस्ट वाले उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती, कोई कोर्स नहीं किया होता, लेकिन उनके अंदर एक जनरल फॉर्म है, वो बहुत अच्छी आर्ट का वर्क कर सकते हैं। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइड, और इसीलिए वो अपना टैलेंट शो करते हैं, अपने अंदर की आर्ट को शो करते हैं। देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, यानी बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के वो एक आर्टिस्ट की तरह डीप मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द सीन ऑफ रॉक गार्डन चंडीगढ़। यस, अ रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स बाय नेकचंद जी जो थे उनके द्वारा बनाया गया है ये। अगर आपने कभी भी विजिट किया हो, नहीं किया है तो ज़रूर करना। दिस इज़ द वेरी प्रिटी गार्डन, रॉक गार्डन के नाम से है, और इन्होंने सारा जो है वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया है, ये बैंगल्स से बनाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है वहाँ का। यस, अराउंड द टाइम डुफू बेट वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट इन इंडिया, जो है उसी समय के दौरान डुफू बेट ने एक कंसेप्ट जो है वो रिप्रेजेंट किया भारत में। एंड अनट्यूटर्ड जेनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, यानी अनट्यूटर्ड का मतलब अनट्रेंड, जो जीनियस थे उनके द्वारा बनाई गई एक जो मतलब वो क्रिएटिंग पैराडाइज का मतलब होता है वो एक स्वर्ग बना रहे थे। ईयर्स एगो द लिटिल पैथ ऑफ जंगल, काफ़ी साल पहले की बात है ये, जंगल के रास्ते से। दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड रिसाइकल मटेरियल। उन्होंने जो है एक जंगल के रास्ते से एक गार्डन का रास्ता बनाया किसी, और उस गार्डन में उन्होंने छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इस तरीके के स्टोन्स वगैरह यूज़ किए, और रिसाइकल्ड मटेरियल जो है यूज़ किया, जिसको वर्ल्ड में आज के टाइम में रॉक गार्डन चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है। यस, इट्स 80-year ओल्ड क्रिएचर डायरेक्टर, उनके जो है 80 साल के ओल्ड क्रिएचर थे, ये डायरेक्टर थे नेकचंद जी। इज़ नाउ हेल्ड एज इंडिया बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर आर्ट। उन्होंने बहुत बड़ा जो है इंडिया के बिगेस्ट आउटसाइडर आर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। द 50th इशू था जो 2005 में आया है, ऑफ रो विजन के नाम से। एक रो विजन क्या है, ये मैगजीन है, UK बेस्ड मैगजीन है, पायोनियर इन आउटसाइडर आर्ट के बारे में पब्लिश की गई थी। पब्लिकेशन फीचर्स नेकचंद एंड हिज रो गार्डन स्कल्पचर वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर, जो है उनकी एनिवर्सरीज इश्यूज को कवर करती है वो। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट एंड रो आर्ट was of works that were in their raw state as regard cultural and artistic influences. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art. कहने का मतलब है उन्होंने जो है आर्ट को एक नया आयाम दिया, एक नए जो है पहचान दी रो आर्ट को, और उनका जो काम था वो एक रिगार्ड के रूप में, कल्चरल रिगार्ड है उनके काम का। आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस दिया बहुत ज़्यादा, यानी कला को जो है प्रभावित एक आयाम तक पहुंचाया उन्होंने। उनके द्वारा जो बनाई गई चीज़ें थी, ब्रोकन डाउन कार्स थी, या फिर
कोई भी मटेरियल उन्होंने जो आर्ट के रूप में उन्होंने काम में यूज़ किया है नेकचंद जी ने, वो कहते हैं कि टेकन टू डिजिंग हाइट्स, recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream। तो उन्होंने जो है इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया इसको, डिजिंग हाइट का मतलब एक आर्ट को इतने आर्ट को इतना बड़ा, इतना उच्च कोटि का जो है पहचान दिलाई, इतने हाई लेवल पे पहुंचा दिया इसको। उन्होंने बताया कि एक सिंगल आदमी भी जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, अपने सपनों को जिंदा कर सकता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को में बताया गया विल बी होनरिंग हिम। स्विस कमीशन किसके द्वारा बनाया गया था? यूनेस्को के द्वारा। उन्होंने उसको होनर किया, उनको सम्मान दिया बाय अ वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। द 5 months इंटरेक्टिव शो, उनका 5 months का एक इंटरेक्टिव शो था, रियलम ऑफ नेकचंद प्रोग्राम चला था इनका। बिगनिंग अक्टूबर में स्टार्ट हुआ। विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्ज़रलैंड, जो कि स्विट्ज़रलैंड की बहुत ही जाने माने म्यूजियम के अंदर स्टार्ट किया गया था। बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली में भी, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली में। द बिगेस्ट रिवार्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन, और सबसे बड़ा रिवार्ड वो क्या मानते हैं? उनका सबसे बड़ा रिवार्ड, नेकचंद जी ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है कि मेरा जो बनाया हुआ गार्डन है उसमें, एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, जब लोग आते हैं इंजॉय करते हैं, मेरी बनाई हुई कलाकृतियों को देखते हैं, तारीफ़ करते, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा रिवार्ड है। ये नेकचंद जी का कहना था ऐसा। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड टोटली रिलेटेड टू द आर्टिस्ट आउटसाइडर वर्क, लैंडस्केप ऑफ द सोयल। सो निताली जी ने बहुत ही सुंदर एक्सट्रैक्ट लिया है, बहुत सुंदर चैप्टर जो है बनाया है। वैसे इसी करंट ईयर का ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी नाइस। और सिलेबस तो कभी डिडक्ट होता है, कभी जो है दोबारा से आ जाता है, तो मैंने इसी वजह से इस चैप्टर की समरी को जो है लाइन वाइज समराइज़ किया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी करंट में पढ़ रहे हैं उनके लिए सिलेबस में नहीं है इंक्लूड 11th क्लास के, बट नेक्स्ट ईयर हो सकता है ये फिर से जो है इंक्लूड कर दिया जाए। सो आई होपफुली मैंने आप सबके डाउट को क्लियर किया है, बट फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड ऑलवेज कीप योर ब्यूटीफुल स्माइल।